हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपकी बुक है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की, जो चैप्टर वाइज मैंने ये कराया है। और इसमें आज देखेंगे साइंस वाला पार्ट, जिसमें देखेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री पूरी करा दी कंप्लीट। आप जाके चैनल पे विजिट कीजिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये वाला पार्ट आपका साइंस वाला रहेगा। एक आपका फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री और बायो का। तो ये मैराथन रहेगी एक एक वीडियो की। ये आपका इंडेक्स है भौतिक विज्ञान का, ये फिजिक्स का, और ये केमिस्ट्री, और ये आपका जियोग्राफी का। ठीक है, सॉरी, बायो का। ठीक है, इसमें बायो काफ़ी है, और कोशिश करेंगे आपका पेपर से पहले ये तीनों साइंस आपकी कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये फिजिक्स में पहला इसका जो चैप्टर है, भौतिक राशियाँ और मात्रा के मापन। देखें, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी, तिग्मोट्रोपिज्म। तिग्मोट्रोपिज्म, ये देखिए, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर तिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्शानुवर्तन, आसपास छूने या संपर्क करने की प्रक्रिया में ये आपका एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आपके वस्तु को वृत्ताकार पथ गतिमान रखना। ठीक है, ये किसी वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। और ये इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, केंद्राभिमुखी बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आप जैसे आप मट्ठे से आप वो निकालते हैं क्रीम। ठीक है, घी निकाला जाता है उसमें, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल लगता है, और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। नेक्स्ट है यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बरसात की मात्रा नापने के लिए। ठीक है, और जिसे क्या बोलते हैं, रेनगेज की भी कहा जाता है इसे, रेनगेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किसी स्थान की जो वर्षा होती है उसकी माप की जाती है। अगला है फेम्टोमीटर, कितने मीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन सी, ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फेम्टोमीटर। नेक्स्ट, बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन पे किया जाता है? तो जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है, ये दबाव होता है, सॉरी, वायुमंडल की जो दबाव होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं इसे। ठीक है, बैरोमीटर से। देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में था, और ये आपका टीआरई में आया भी था। बैरोमीटर का यूज होता है वायुमंडलीय दाब के मापने में होता है, और हवा की दिशा की गति के लिए एनेमोमीटर होता है। ठीक है, और तापमान मापन के लिए थर्मामीटर, और वर्षा का पानी मापने हेतु रेनगेज, या भी आपने देखा था। ठीक है, रेनगेज वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। देखिए, वोल्टमीटर से विभवांतर नापते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर से विभवांतर, एमीटर से धारा। ठीक है, विद्युत धारा। और पोटेंशियोमीटर से होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से आपकी धारा की उपस्थिति। अब देखिए, एमीटर और ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये आपका टीआरई फर्स्ट में आया था। ठीक है, ये दोनों दिए थे, इसमें पूछा गया था धारा किससे नापी जाती, तो अगर आएगा तो दोनों आएंगे फिर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों होता है। और वोल्ट मीटर ये आपका विभवांतर होता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर भी आपका विभवांतर की तीव्रता नापी जाती है, इसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन डी, ये वाट होती है। ठीक है, ये देखिए, विद्युत धारा का, जैसे इसका विद्युत शक्ति का तो वाट हो गया। विद्युत धारा का मूल मात्रा क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का मात्रा है। विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाइयां हैं। ठीक है, वोल्ट और ये विभवांतर। और कूलाम किसका आवेश है? तो कूलाम आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी, ये वोल्ट की है। ठीक है, ओम प्रतिरोध का, और वाट जो होता है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो देखिए ऑप्शन बी, ये रजत की सबसे ज़्यादा होती है, चांदी। ठीक है, चांदी की चालकता अधिक होती है, इसलिए इसे आप देखा होगा, इसका यूज ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे उच्च विद्युत प्रभावशीलता धातु में चांदी, तांबा, सोना क्रमशः आते हैं, और शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक प्रभावशील होती है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये डी, ये बताया था एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की एम्पियर है, विद्युत आवेश की कूलाम है, विद्युत विभव की वोल्ट है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, शक्ति का वाट है, और ऊर्जा और कार्य का जूल है। तो ये आप एक तरह से रट लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओम मात्रा का किसका? तो विद्युत ये प्रतिरोध होता है। ठीक है, और वी बराबर आई आर लिखते हैं इसका, वी बराबर आई आर, तो इसमें आपका ओम आ गया, ये प्रतिरोध का मात्रा। नेक्स्ट है, एक वोल्ट का विद्युत बल 1 एम्पीयर धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, 1 वोल्ट का विद्युत एम्पीयर विद्युत बल। और विद्युत धारा किसके उपकरण में मापा जाता है? ऑप्शन बी, ये आपका था एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा एमीटर होता है। ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है? लघु परिपथों के मापन तथा वोल्ट मीटर और एमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। वोल्ट मीटर विद्युत धारा के विभव को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, और पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये आपके मापन और वोल्ट मीटर और अल्टीमीटर के कैलिब्रेशन में आता है काम। ठीक है, होता वो भी आपका धारा क्या है? ठीक है, धारा का ये मापन करता है। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन डी, ये ओम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओम लिखा था। ठीक है, ये क्या होता है? जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। ठीक है, ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ये चालक में आपकी धारा का विरोध करता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, आयनों से टकराते हैं, जिससे प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रशासनिक उपकरण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ठीक है,
देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला है। स्टेथोस्कोप स्कोप जो होता है डॉक्टर जो लगाते हैं, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र है। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है आपका आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी 10 सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गति आपकी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। सदिश में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। और आपका आदेश में क्या होता है, केवल आपकी वो होती है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो देखिए सदिश राशियाँ कौन कौन सी होगी, आपकी वेग, विस्थापन, त्वरण, बलागुण, चाल, प्रवणता, ताप, प्रवणता और ये रेखीय संवेग। आदेश राशियाँ जैसे गति होगी, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, इसमें आपका दिशा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये ऑप्शन भी दूरी का, ठीक है। इसमें जो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है ये आपका दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यहाँ पे 3 पॉइंट कम कर दिए, 3 जीरो, तो किलोमीटर हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा तय की एक वर्ष में तय की दूरी होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्या है, ऑप्शन डी, ये दूरी का है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध है तो ये दूरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। क्योंकि इसमें ऐसी जो राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, मूल या भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आपकी कितनी? 7 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 7 मात्रा का। लंबाई का मीटर होता है, ठीक है। समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियाँ याद रखिएगा। तापक्रम की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट, केल्विन होती है, ठीक है। और ये आपकी एसआई इलेक्ट्रॉन होती है, आपकी सीजीएस जो होती है आपकी सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। एसआई में अगर पूछेगा तो केल्विन और सीजीएस में पूछेगा तो आपका सेंटीग्रेड। देखिए इसमें एसआई केल्विन है और सेल्सियस ताप मापने का पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाने भी कहते हैं। और सेल्सियस पैमाना 0 से 100 डिग्री होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है मापने का एक पैमाना, इसका न्यूनतम जो होता है 32 और अधिकतम होता है 212, ठीक है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस ताप पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जमेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 32 ये डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे न्यूनतम होता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट, 212 इसका अधिकतम है। तो इसमें क्या होगा, पानी उबलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऊर्जा का होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। जो आपके घरों में बिजली यूज होती है, ये किलोवाट घंटा में मापी जाती है। फर्मी मात्रक है, तो किसका? ऑप्शन नंबर बी, ये लंबाई का, ठीक है। जिसके बाद -15 मीटर के बराबर होता है 1 फर्मी, और ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, जिसके बाद -15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर बी, दाब। अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है केवल, तो ये दाब आपकी अदिश है। बाकी वेग, बल, अवतरण ये आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति, यह आपका टीआरई में आया था, ठीक है। टीआरई में आया था, विकृति आपका ये मात्रक नहीं है, इसका होता नहीं, विमाहीन होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए एसआई मात्रक जो होता है प्रतिबल का तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, जबकि विकृति मात्रकहीन होती है, ठीक है। समुद्री दूरी मापने के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉटिकल मील की यूज होता है, ठीक है। और नौ संचालन द्वारा नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 2 किलोमीटर से थोड़ा कम, ठीक है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10⁻8 मीटर होते हैं। और अगर उसमें देखा जाए आपका मीटर में, देखिए 1 नैनोमीटर होता है अब 10⁻9 मीटर, ठीक है। और इसमें आपका 10 नैनोमीटर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻8। नेक्स्ट है, एक MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन होगा, ठीक है। देखिए कार्य जो आपकी होती है जूल, और विद्युत शक्ति वाट, बल का होता है न्यूटन, और वेग का होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो जिसमें दिशा नहीं होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट, सामर्थ्य, यानी इसमें पी बोलते हैं, सामर्थ्य को पी से डिनोट करते हैं। तो जिसमें आपका परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, तो ये आपकी अदिश राशियाँ हैं, जैसे सामर्थ्य, चाल, दूरी, आयतन, समय। और जैसे सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वेग, बल और संवेग। इसमें उल्टा होता है, इसमें राशियाँ जो होती हैं आपकी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? ये तरंग दैर्घ्य की है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है तरंग दैर्घ्य होता है, और ऊर्जा की इकाई जूल है। आवृत्ति की जो इकाई होती है हर्ट्ज होती है, और वेग की एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को देखिए हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि आपको इससे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आवृत्ति हर्ट्ज से नापी जाती है, और कोई आवृत्ति घटना बार बार जो दोहराई जाती है उसे इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसी तरंग के काल परिवर्तन की दर के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये आपका हाइग्रोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर ये द्रव घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी वह यंत्र है जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। तो देखिए आपका हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता हो गया, और हाइड्रोमीटर से आपका किसी का द्रव का घनत्व नापा जाता है। पायरोमीटर या तापमापी से ऊंचे ताप की माप करते हैं।
और कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकाश उत्तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रतिरोध उत्तापमापी और ताप विद्युत उत्तापमापी। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। नेक्स्ट है दाब की ईसाई इकाई क्या है? तो देखिए आपकी दाब की ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, और न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर जूल का मात्रक होता है, जूल या ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है जिसमें दिशा होती है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है यानी कि अदिश पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी ये आयतन होगा, ये अदिश राशि है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये 10⁻³ के बराबर होता है, 10⁻³ के मिलीमीटर के। अगर मीटर में देखेंगे तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, डिवाइड में लिखा हुआ यही हुआ, एक माइक्रोन होता है 10⁻6 और इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ये लिखा हुआ मिलीमीटर। एक माइक्रोन मीटर 10⁻6 और इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। नेक्स्ट है एक पिको ग्राम बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये 10⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, ये पिको होता है आपके 10⁻12। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये ग्राम सेकेंड मीटर मूल मात्रक है और इसके समान मात्रक होंगे। 10⁻6 ग्राम जो होता है एक माइक्रो ग्राम होता है और 10⁻9 जो होता है ग्राम नैनोग्राम होता है, नैनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है और ऑडियोमीटर क्या है? तो ये क्या करता है ऑप्शन नंबर डी ये ध्वनि की तीव्रता नापता है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्वनि धीमी मंद या तीव्र प्रबल सुनाई देती है, इसे डेसिबल में नापते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिकी क्या है? देखिए अगला है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो देखिए क्या करता है ऑप्शन फर्स्ट संवेग परिवर्तन की दर को कम कर रहा है, ये न्यूटन का आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। तो ये इससे क्या होता है, उससे जो धक्का है वो कम लगेगा, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, तो ये आपका टीआरई में भी आया था, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा, ये आपका टीआरई 3rd में आया था, आप देख लीजिएगा 3 में आया। ठीक है, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो सतह से समानांतर गति की दिशा में विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, उसे घर्षण बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। तो सबसे कम आता है आपका लोटनिक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस के यात्री किधर घूमेंगे? तो देखिए ये आपकी बाईं ओर झुक जाएंगे, क्योंकि ये 10 जो बस है ना वो दाईं ओर जा रही है, जब दाईं ओर जाएगी तो ये यात्री बाईं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें, और चलती हुई बस अचानक दाईं ओर मुड़ने पर बस के बैठे यात्री जो थे बाईं ओर झुक जाते हैं। इस घटना में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है, जो जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, और तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? देखिए ये क्या कर रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने का। आघात और प्रत्याघात के बल जो होते हैं ऑप्शन सी हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक कारखाने में 40 kg कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है और 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये 9 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैल्शियम का जो भार है वो 40 है और समतुल्य भार है कैल्शियम का 20, और यहाँ पे भार एल्यूमिनियम का देखा गया। ठीक है, और समतुल्य भार कितना है 9, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 kg आ जाएगा, अब लेकिन 50% प्राप्त करना है तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं? देखिए आपका यह तो आपका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और ये पानी में डूब सकते हैं। और किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बल वह होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। वस्तुतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की प्रकृति के कारण द्रव के पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहते हैं, इसके कारण हल्के पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बल वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची की काल्पनिक रेखा इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ का तनाव T = F/L हो जाएगा। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मतलब क्या था, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का अनुदाहरण जैसे जल में क्या होता है हवा के बुलबुले का बनना। ठीक है, डिटर्जेंट द्वारा जल के पृष्ठ तनाव को कम करने से कपड़े के मैल को बाहर आना। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर डी शहद में होती है। श्यानता को विस्कोसिटी बोलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है शहद वाला। ठीक है, और ये क्या होता है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों में मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल की श्यानता कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है, जैसे जिस द्रव में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है वे आसानी से नहीं बहते हैं। ठीक है, ठीक है, शहद में बहने वाला गुण कम पाया जाता है, इसलिए श्यानता का गुण अधिक होता है। ठीक है, बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक जो वृद्धि होती है किसे इंगित करती है? ऑप्शन डी ये अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। देखिए
ये क्या करता है, जबकि जब होता है आपका, देखिए धीरे धीरे नीचे गिरना होता है तो उसे वर्षा बोलते हैं, ठीक है। और अचानक जब नीचे गिरेगा तो आप आंधी और तूफान आएगा। और जब बैरोमीटर का जो पार्ट है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है, ठीक है। और बैरोमीटर जो होता है यह वायु दाब मापी के माध्यम से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और इसका आविष्कार इवान जेलेस्टा ने 1644 में की थी। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो देखिए केंद्र, ये आपका लिखा हुआ है केंद्रीय परासरण, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, दूध से क्रीम के लिए केंद्रापसरण तकनीक का उपयोग करते हैं। केंद्रापसरण बल एक जड़त्वीय बल है जो किसी वस्तु को कक्षा के या केंद्र के चारों ओर घूमने में बाहर की ओर खींचता है। दो बल होते हैं आपके, देखिए एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपेटल। जो सेंट्रीपेटल होता है आपका, जब आप साइकिल चला रहे हो तो आप मुड़ते हैं ना, तो वो सेंट्रीपेटल यूज होता है। और यहाँ पे आपका दूध से क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल होगा। नेक्स्ट, चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का ये आपका प्रथम नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम, ठीक है। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको पता होगा, विराम का जड़त्व बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट है, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और जब पानी पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? ऑप्शन बी, पानी का स्तर वही रहेगा। तो एक ऐसा आया था, तेल वाला आया था क्वेश्चन तैयारी में, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। ये क्या होता है, जो बर्फ का टुकड़ा होता है जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाती है तो पानी की सतह वही रहेगी, क्योंकि बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का आयतन संपूर्ण बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर हवाई जहाज के अंदर क्या होता है कि वायु पंपों के उपयोग में समान वायुमंडलीय दाब बनाए। देखिए ये क्या होता है, इसमें दोबारा से पढ़ लें। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण होता है। कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम लगता है, ठीक है। इसमें कम लगता है आपका, तो इसमें आप चल नहीं पाते। देखिए नेक्स्ट है, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये देखिए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो लुढ़काने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट है, ये देखिए भौतिक में कार्य का होना मतलब होता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलकार क्यों होता है? तो ये आपका ऑप्शन सी, ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठतनाव के कारण होता है। पृष्ठतनाव तरल एक गुण है जो ये आकर्षण के अंतराण्विक बलों द्वारा उत्पन्न होता है, और वर्षा की बूंदों में गोलाकार होने के पीछे यही कारण। नेक्स्ट है, बरसात की बूंदों का गोलाकार होना ऑप्शन नंबर बी सही तनाव के कारण होता है, सतही तनाव के कारण जो सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, इसका देखिए ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट का होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊंचा रहता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है, पंप या मोटर की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये कितने हॉर्स पावर का पंप है। छिपकली का जो पैर होता है ये ऑप्शन में भी सक्शन पैड की तरह कार्य करता है। छिपकली का पैर सक्शन पैड की तरह कार्य करता है, इसलिए ये दीवारों पर चिपक जाती है और गिरती नहीं है। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, पहिए और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। तो कम करेंगे तो इससे आपका पहिया और या धुरी है कुछ भी तो ये आसानी से चलेगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, अभी बताया था। ये अपकेंद्र बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, और ये एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। जैसे क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप। नेक्स्ट है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है और जो एक स्प्रिंग से तुला से लटक रहा है, ठीक है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, ऑप्शन भी पहले से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए, यहाँ पे यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल, अपकेंद्रीय बल और गतिज ऊर्जा समान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जूल होता है, ठीक है। यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित करेंगे तो आपका जो किया गया कार्य होता है वो जूल में मापा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन गुणनफल को बराबर होता है। देखिए डब्ल्यू ये इक्वल होता है एफ एस होता है, ठीक है। ये बल और बल के गुण उसमें लगाए हुए विस्थापन के बराबर होता है। इसका सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर या फिर जूल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी 1000 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग जो मोमेंटम होता है और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर सी ये द्रव्यमान, ठीक है। जो वी पी अपॉन वी ये एम पर मिलेगा क्योंकि पी इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। पी इक्वल टू एम वी, सॉरी एम वी होता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने बता दिया आपका, पी इक्वल टू एम वी होता है।
द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बल का गुणनफल क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी द्रव्यमान और त्वरण, ये संवेग संरक्षण का नियम मालूम पड़ा होगा, F बराबर ma, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये होता है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, उसी से निकाला गया, ठीक है। ये आपका टीआरई में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था, ठीक है, और टीआरई 3 में आया था। ये जो भी मैं कराऊँ ना, ये आपको क्वेश्चन इसमें 8 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। साइंस में मैंने साइंस बताया थी। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रक्षेप का पथ होता है, तो ये देखिए प्रक्षेप का पथ जो होता है एक प्रवलयाकार होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ गति करता है, और गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का, और जब आपका थीटा यहाँ पे 45 होता है तो प्रक्षेपण अच्छा होता है। देखिए पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी को घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि तो देखिए इसमें ऐसा होता है, जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो आपने देखा जो पाइप होते हैं सर्दियों में, जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के, वो चटक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें आयतन जो होता है वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए चटक जाते हैं, ठीक है, या फट जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखो, ताप घटाने पर पानी का घनत्व जो होता है बढ़ता है और आयतन कम होता है, ठीक है। और परंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ताप घटाने पर पानी का घनत्व घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। इसी कारण क्या होता है, जमने पर बोतलें फट जाती हैं, और इसका इस्तेमाल होने पर पेय पदार्थ की बोतलें इसलिए थोड़ा खाली रखी जाती हैं। आपने देखा वो बिसलेरी वाली जो बोतलें लेते हैं उसमें खाली रहता है। नियत वेग से गतिमान ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी तो यात्री के हाथों में आएगी। हवा में पूरी उड़ान के दौरान ट्रेन और गेंद में समान क्षैतिज वेग होगा, इसलिए वे दोनों समान दूरी को समान समय में तय करेंगी। परिणाम स्वरूप क्या होता है, गेंद यात्री के हाथों में आएगी। अगर ट्रेन के वेग में तेजी या गिरावट होती है तो गेंद हाथ के बजाय कहीं और गिर जाएगी, यानी अचानक जैसे ब्रेक लगता है तो वो नीचे गिरेगी। आघात और प्रत्याघात के बल जो होते हैं हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है वो कार्य करता है, और प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आघात और प्रत्याघात के बल प्रयोग समान और विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट है, किसी सिलाई मशीन की सुई होती है किस तरह की गति करती है, देखिए एक तरीके की आवर्ती गति होती है, ठीक है। किसी सिलाई मशीन की सुई जो आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति में एक निश्चित गति करती हुई वस्तु की किसी निश्चित अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है। सरल रेखीय गति में पिंड या वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वर्तुल या वृत्तीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट बी वाला है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अधिकतम होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। घनत्व किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। कम घनत्व वाले पदार्थ ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि वह उनसे हल्के होते हैं, इसीलिए आपका जो जहाज होता है वो भी तैरता है। अब बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, ऐसा क्यों, तो ऑप्शन बी, फर्श पर बल्ब के आगे आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है। देखिए वेग बदलने पर गति ऊर्जा बदलती है। फर्श पर बल जो होता है आवेग फर्श पर बल जो होता है बल के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए बिजली का बल जो होता है फर्श पर गिरने से नहीं टूटता है, क्योंकि गति ऊर्जा अधिक रहती है, और जो फर्श पर गिरते ही शून्य हो जाती है और वह टूट जाता है। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू 20 न्यूटन का पठन लगाता है। पठन में होता है यहाँ पे बल, ठीक है। एक द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा, ऑप्शन बी, ये 5 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। जो परिणामी लेकिन इसका होगा, जो परिणामी पूछा गया ना, तो 20 न्यूटन होगा, ठीक है। इसका परिणामी बल होगा आपका 20 न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 होता है, तो वह वस्तु क्या होगी, ऑप्शन डी, समान समरूप गति से चलती रहेगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो वो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है, ऑप्शन बी, ये गतिमान अवस्था की जड़त्व, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है, जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली जो है वो क्या होगी, ऑप्शन बी, ए वाला, बंदर को लगेगी, ठीक है। ऐसा होता है कि देखिए जो इसने क्या किया, आपके एक शिकारी ने गोली चलाने के बाद बंदर के डाल पर सीधा उर्दू दिशा में मतलब आपका लॉन्गिट्यूड में निशान लगाए, नीचे को गिरने पर बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह नीचे की ओर जाएगी और गोली बंदर को लग जाएगी, वो भी नीचे आएगा और आपकी गोली भी नीचे आपने मारी है पहले, ठीक है। यदि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है, तो आपकी ऑप्शन बी में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है।
देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर होती है को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से, जैसे प्रकाश हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है। तो इसमें आपका दबाव कम होने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी आर्द्रता, तापमान और प्रकाश, अगर प्रकाश जिसके उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है और तापमान बढ़ने पर भी इसकी बढ़ जाएगी वाष्पोत्सर्जन दर, और आर्द्रता बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन इसमें घट जाएगी। आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है उससे आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ध्वनि या तरंग गति। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये होता है शून्य। देखिए दंड चुंबक में केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। दंड चुंबक लोहे जैसे स्टील और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई आयताकार चुंबक होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बस ये वाला दिया गया। देखिए तो ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करने के लिए यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है, जो आवृत्ति से आवृत्ति बोलते हैं, अगर आवृत्ति अधिक होती तो ध्वनि तीखी होगी, और यदि कंपन की आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। नेक्स्ट है 1 सेकंड दोलन को रॉकेट में माउंट किया जाता है, इसका दोलन काल घटेगा या यदि रॉकेट, इसमें देखिए इसमें रॉकेट जो होगा ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, उनके दोलन काल में तभी घटाव देखने को मिलता है जब रॉकेट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, क्योंकि एक समान त्वरण से ऊपर जाने पर जी के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि एक छद्म बल जी के मान में जुड़ जाता है, और ये दोलन काल होता है L/G, जहाँ L क्या दोलक की लंबाई होता है। ठीक है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है तो B बराबर 2 सेकंड होती है। ठीक है, समयावधि पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी 2 सेकंड। पेंडुलम वाली घड़ी में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 सेकंड का समय लगता है, और एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों के किसका यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन सी ये पराध्वनि। ठीक है, देखिए आपका अल्ट्रासोनिक इसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, भ्रूण के विकास को जानने के लिए आपका प्रक्रिया अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, और अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है पराध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, जिसे आप देखा होगा चमगादड़ वगैरह ये सुन सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज और भी होता है, जैसे लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच में, और घड़ी, विमानों और कीमती कपड़ों की सफाई में, और सोनार में। ठीक है, ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में भी काम आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये प्रकाश में काफ़ी पूछा जाता है। और रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन में भी देखिए ऐसा होता है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लागत प्रभाव नहीं है, इसमें एक्सरे का यूज होता है। ठीक है, और परंतु प्रोटॉन या अन्य प्रकार की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए सबसे व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट IR किरणें, जो आपके कहते हैं IR जो होती है, आप देखा होगा रिमोट वगैरह होता है। ठीक है, तो देखिए अवरक्त जो किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है 7800 से 10⁻³ मीटर तक होता है। सामान्यतः इनकी उत्पत्ति जो होती है गर्म पदार्थ और अणुओं से होती है। इनका उपयोग रिमोट कंट्रोल, ठीक है, देखिए लिखा है रिमोट कंट्रोल, कायिक चिकित्सा और जीर्ण तथा धुंधली अवस्था में रखी किताबों को पढ़ने के लिए किया जाता है। और यक्स जो होता है यक्स किरण ये कहता है टूटी हुई हड्डी की जांच करता है, जैसे आप बोलते हैं एक्सरे करा के लाओ। और ये जो आपकी गामा होती है, गामा किरणों का यूज होता है आपके कैंसर की चिकित्सा में होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का वेग है, क्योंकि प्रकाश जो है ना एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसी के दिए गए वेग। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कि प्रकाश होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, और ये अभी आपकी क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोलक की कालावधि कितनी होती है, टाइम पीरियड जो पूछा गया। ऑप्शन बी लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए आपका इसमें क्या होता है T = 2πL/G। ठीक है, ये लंबाई पर निर्भर करता है, और ये इसमें क्या होता है, ये दूसरा लोलक होता है आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुपात होता है, और प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L और G है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेकंड लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है, तो ऑप्शन में भी 2 सेकंड का होता है। ठीक है, 1 सेकंड में अपना ये कार्य पूरा करता है, और ये जो दोबारा वापस आता है तो 2 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति क्या होती है 1/2 हर्ट्ज होती है। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, मानव का कान जो होता है और श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना है। ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 से ज़्यादा जाएगा तो नहीं सुन पाएगा, 20 से कम जाएगा वो भी नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मानव का कान ये आपका सुन सकता है 20 से 20,000 के मध्य के बीच। इसे होते हैं आपका श्रव्य तरंगे बोलती है। इसके आगे वाला आपका पराश्रव होता है, और इसके नीचे जो होता है 20 से हर्ट्ज से दूसरे अपश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये आपका याद रखिए, शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया आपका, जैसे जो अल्ट्रासोनिक रेज होती है आपका कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये सभी आपकी यांत्रिक तरंगे। एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या करते हैं, जो पिच होती है, तो ऑप्शन ई देखिए इसमें क्या करेंगे, आपका जो पियानो की पिच तार की मोटाई और तारों के तनाव पर निर्भर करती है। पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग तार के तनाव को कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं।
देखिए यहाँ पे इन्हीं दोलनों या कंपनों के कारण क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन वास्तविकता में माध्यम में के कण गति नहीं करते हैं। इसी तरह जब ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि आवेशित करने के सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कांच की रुई। देखिए जो आपका कांच की रुई होता है, ये प्रतिध्वनि आपका प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक स्तर के बीच की न्यूनतम दूरी है आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। वैसे तो 16.5 होता है, ठीक है, लगभग आप 17 मीटर मान सकिए। तो आपके ये प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे इको जो आपका इको होता है, जैसे आपका हॉल होता है ना, तो हॉल में सुनने के लिए क्या होता है कि आपकी दूरी की जो ध्वनि की दूरी की लंबाई है वो 17 मीटर होनी चाहिए। तो आपको ये प्रतिध्वनि यानी कि दोबारा से सुनाई पड़ेगी। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे अगर बोलेंगे तो आपको दोबारा से वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें नहीं था? ऑप्शन बी, आवृत्ति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, बाकी ये आवृत्ति जो है आपकी कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो ये आपका टीआरई 3 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि किसी में भी आवृत्ति का परिवर्तन नहीं हुआ। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो देखिए आपकी ध्वनि तरंगें जो होती है अनुदैर्घ्य होती है, और आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, आपकी जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, और इसे देखिए इसके विपरीत जो होता है इसे एल तरंगे भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे। इसी प्रकार भूकंप विस्फोट के कारण उत्पन्न पी तरंगे भी आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, पी एल ये आपकी जो होती है। एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो ऑप्शन डी, VHF। ठीक है, ये क्या होता है कि 18 एम हर्ट्ज से 108 एम हर्ट्ज होता है, यदि जो अति उच्च आवृत्ति VHF के अंतर्गत आता है, जबकि परम जो उच्च होता है SHF का परास होता है 3 से 30 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये SH वाला जो परास होता है 3 से 30 गीगाहर्ट्ज का होता है। उच्च आवृत्ति HF का परास जो होता है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज का होता है। और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाला इसमें आपका होता है 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होता है CT स्कैन होता है जो आप कराते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये एक्स किरणें होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका क्रॉस सेक्शनल ये टोमोग्राफिक छवियाँ आभासी स्लाइस का उत्पादन करने के लिए विभिन्न कोणों से ली गई एक्सरेज मापों के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगें जो होती हैं आपका देखिए 20 हर्ट्ज बिलो 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि होती है। ठीक है, यहाँ 20,000 लिखा हुआ, के में से होता है 1000। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या होता है, इन तरंगों का उपयोग जो होता है वस्तुओं का पता लगाने और दूरी मापने या इमेजिंग या सोनोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, तो ये सोनोग्राफी वैसे बैन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट ये सोनार। तो सोनार क्या होती है? अल्ट्रासोनिक रेज होती है। ठीक है, और इसका सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ये तकनीक होती है नौ संचालकों को सुगम बनाने के लिए। ये क्या करते हैं? जल के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस ध्वनि का संचरण करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखिए चमगादड़ द्वारा उच्च तारत के पराध्वनि स्पंदन अवरोधों का या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। इससे वो क्या करता है? उसे खाने के लिए होता है, उसका जो शिकार होता है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पनडुब्बी संचार, AM रेडियो और शॉर्ट वेव रेडियो और रडार। इसमें दिखा है अनुप्रयोगों के उपयोग की जानकारी जाने वाली तरंगों की बढ़ती आवृत्ति में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला 1 2 3 4। ठीक है, पनडुब्बी संचार आवृत्ति होती है 3 से 30 हर्ट्ज होती है। MA रेडियो का होता है 550 से 1720 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और शॉर्ट वेव रेडियो का होता है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। और रडार की आवृत्ति होती है 5 से 130 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है MRI जो MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ये होती है चुंबकीय तरंगें। ठीक है, देखिए MRI में होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इससे चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों की सहायता से शरीर के अंगों एवं उनकी कोशिकाओं का स्पष्ट एवं विस्तृत चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, रेडियो तरंगों के कारण संगठित परमाणु एक बहुत ही कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाते हैं। देखते हैं वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये देखिए अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ठीक है, और जो आपके अनुप्रस्थ होती हैं वो प्रकाश तरंगें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए जो तरंगें होती हैं ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है माध्यम के कणों के कंपन की दिशा समानांतर होती है। ठीक है, और उसमें आपका अनुप्रस्थ में माध्यम के कण उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जा सकता है? तो ऑप्शन डी ये आवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए गति मीटर पर सेकंड, आयाम मीटर में, तरंगदैर्घ्य मीटर में, आवृत्ति हर्ट्ज में। ठीक है, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये एक डायोड वैक्यूम ट्यूब जिसमें केंद्रीय कैथोड है, एक बेलनाकार एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। इसे मुख्य रूप से माइक्रोवेव ऑसिलेटर से उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि चित्रण या सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी ये पराध्वनि तरंगें होती है। ठीक है,
तो इसका वैसे यूज इसका क्या होता है, शरीर के आंतरिक भागों में चिकित्सीय जांच के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्वनि संचरण में नहीं कर सकते तो ऑप्शन डी, ये निर्वात में नहीं ध्वनि होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है और आपका ठोस द्रव गैस में ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर तरंग जो होता है श्रृंग होती है, और अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो ये आपका तरंग दैर्ध्य बोलते हैं इसे। ठीक है, देखिएगा, ये तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग का वेग आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, जो v बराबर होता है v इक्वल टू n लैम्डा होता है। ठीक है, ये आपका तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, और जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को आयाम कहते हैं। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि का जो वायु में वेग होता है अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देखिए इसमें ध्वनि जो होती है कि ठोस में सबसे अधिक होती है, इसके बाद द्रव में और सबसे कम होती है गैसों में। और ताप का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, और जल में ध्वनि की चाल होती है 1400 मीटर पर सेकंड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5000 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है किसके, तो ऑप्शन डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। ठीक है, 100 डिग्री डेसिबल का। इसमें जो प्रबलता होती है ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि धीमी अथवा तीव्र सुनाई देती है। माध्यम में किसी ध्वनि बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका एसआई मात्रक जो होता है माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर या प्रयोगात्मक मात्रक बेल है, और बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, डीबी बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या बताया कि 45 जो डीबी की ध्वनि होती है आपके लिए सर्वोत्तम है, और 85 से जो आपकी ज्यादा होती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगों का। ठीक है, ठीक है, आपका जो रेडियो तरंगें होती है लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आपका टेलीफोन, और रेडियो तरंगें डिजिटल आवाज डेटा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में स्थानांतरित करती है। ये वायु में प्रकाश की गति से सूचनाओं का परिवहन करती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा एवं तापमान देखते हैं इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए ये परम शून्य तापमान है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, परंतु निम्नतम ताप सीमा होती है। ठीक है, अधिकतम तो नहीं ज्ञात कर सकते, बाकी निम्नतम होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, कम नहीं हो सकता। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है और इसे परम शून्य ताप कहते हैं, और इसे केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पायरोमीटर। ठीक है, तो ये आपके उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए यूज होता है, और पायरोमीटर का उपयोग होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए मापने के लिए होता है। नेक्स्ट है, एक बल्ब जो होता है 100 वाट, 200 वाट और 160 वाट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है। बिजली की खपत हुई तो P बराबर होता है V अपॉन, यहाँ पे P और V इक्वल टू दिए गए V1/R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बल्ब जो होते हैं 2 दिए गए, इसमें 160 वाट के बिजली की आपूर्ति हो रही, तो बिजली की खपत होगी 64 वाट की होगी। बिजली की स्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। ठीक है, इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, और ये निकल नाइक्रोम की मिश्र धातु होती है जिसमें उच्च प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध, निकल और नाइक्रोम का। इसका उपयोग हीटिंग कॉइल उच्च तापमान भट्टियों या स्त्री में होता है। नेक्स्ट, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, ये घटना कौन सी होती है, देखिए आपका ये घटना आपकी थॉमसन प्रभाव कहलाती है। यदि किसी तार के सिरे पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को ताप को बढ़ाया जाता है, तो साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला सिरा ठंडा और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। ये प्रभाव क्या होता है, थॉमसन प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है, इस नियम के अनुसार तापमान, समान ताप और दाब सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या के समान होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, नियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या जो होती है 6.022 × 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या होती है, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n इक्वल टू आपका लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के ग्लास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि जो कांच होती है ना, ऑप्शन सी, ताप का कुचालक होती है, इसलिए गिलास को केवल आंतरिक सतह फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका हो गया, जबकि बाहरी सतह क्या होती है, ठंडी रहती है, इससे ताप का असमान प्रसार होने के कारण कांच का बर्तन टूट जाता है। देखिए, एक रेलवे में 2 क्रमांकन पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ऑप्शन बी, गर्मी में रेलों के विस्तारण के कारण क्या होता है, होने वाली दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। ऐसा होता है कि जब आपने देखा पटरी के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, ये आपका क्लास 10th में भी क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होता है, गर्मी में ये क्या होता है, ये बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका धातु होती है वो बढ़ती है, तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रैक जो है वो टेढ़ा ना हो। अगर ये सटा के रखा जाएगा, मान लीजिए सटा के रखा, ये बढ़ेगा तो ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, दुर्घटना हो सकती है।
नेक्स्ट है, इसने ही लिखा था इसमें। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, वे उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित कर देते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि, तो देखिए ये ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब मैदानी इलाकों की तुलना में कम है, इसलिए पानी जो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से कम तापमान उबलता है, जिससे खाना पकाने में समय में वृद्धि होती है और जल्दी पक जाता है खाना। ठीक है, नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है, ये त्रिक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये आपका देखिए त्रिक बिंदु होता है 273 केल्विन होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये 4.58 मिली mm जो पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था से परिवर्तित होकर होती है, तो ये द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और जब निश्चित ताप किसी ठोस पदार्थ या द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो ठोस का गलनांक कहलाता है। और जबकि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो इसे हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन भी देखिए, ये होता है कि कुछ घंटे के लिए अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है, दरवाजा खुलने और रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ता है, जिससे फ्रीजर में लगे कंप्रेसर जो होते हैं वो अधिक कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैसों को उत्सर्जन होता है और कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ी नॉइज रहेगी तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी जो होता है उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, उच्च दाब के कारण पानी उबलने लगता है। और देखिए जिसका होता है दाब जो होता है दोगुना करने पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। एक पंखा जो होता है ये क्या करता है, हमारा जो पसीना होता है तेजी से वाष्पित होता है, और वाष्पन एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया वाष्पित होने पर द्रव शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है और हमें ठंडक का अनुभव कराता है। नेक्स्ट है 50 नंबर, ऑप्शन नंबर सी देखिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन का कारक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका गैस होती है, किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जल के अणुओं के बीच बहुत मजबूत क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो उच्च अंतराण्विक बल में योगदान देते हैं। चूंकि अंतराण्विक बल जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसलिए अंतराण्विक बलों को तोड़ने के लिए जल को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट प्रेरण कहलाती है। ठीक है, देखिए एक सुचालक को दूसरे चार्ज के किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। जबकि पदार्थ के कणों में सीधे संपर्क से ऊष्मा के संचार को चालन कहते हैं। और संवहन जो होता है के अंतर्गत जो होते हैं तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की गति के द्वारा होता है। विकिरण जो होता है ये एक रूप से तरंगों के उपकरण में तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। जो विकिरण होता है आपका सूर्य के प्रकाश में होता है। ठीक है, सूर्य में होता है। नेक्स्ट चालन जो होता है ठोस पदार्थों में होता है, संवहन आपके तरल पदार्थ में होता है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो होता है ऑप्शन बी, विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्दियों में ठंड हवाओं के संपर्क में आने से झील की सतह पर पानी बर्फ बन जाती है, लेकिन सतह के नीचे का पानी नहीं जमता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, बर्फ के नीचे का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसमें जलीय जीव आसानी से जीवित रह जाते हैं। तो यही पूछा था कि आपके बर्फ के नीचे जो पानी जब जम जाता है तो वो जीवित क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लगाया जाता है तो फट जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी, ये गुब्बारे के अंदर की जो हवा होती है गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतर की हवा पर दबाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गुब्बारे की भीतरी दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वह फट जाता है। ठीक है, दबाव के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन फर्स्ट बढ़ता है। ठीक है, दबाव बढ़ने पर क्या होता है, हमेशा ही पदार्थ के उबाल बिंदु पर वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए प्रेशर कुकर में दाब में वृद्धि होने के कारण कुकर में स्थित भोजन होता है उबाल बिंदु बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है भोजन जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये पारा कुचालक होता है, क्योंकि ये पारा होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो सके उसमें चालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और देखिए चांदी तांबा ये आपके अच्छे चालक होते हैं, और पदार्थ में जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती वो कुचालक कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। और दिए गए विकल्पों में तारा जो पारा होता है मरकरी ऊष्मा की चालकता होती है 8.3 W/mg सबसे कम होती है, जबकि तांबा की जो होती है 385 W/mg, और सीसा की होती है 34.7 W/mk होती है। ठीक है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का जो क्वथनांक होता है तो क्या होता है आपका घटता है। ठीक है, जो द्रव का क्वथनांक होता है, देखिए ये क्या होता है जब दाब बढ़ने पर क्या होता है द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, और दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। नेक्स्ट है, जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार
ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है, केवल एक दूसरे से रूप में परिवर्तित होती है। और जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। और डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो ये आपका जो चेंजमेंट होता है ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला है C/100। ठीक है, ये C माइनस 0 जो होता है ये पाठ्यांक होता है 0 सबसे न्यूनतम, और ये 32 होता है इसका फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम। ठीक है, तो C/100 और इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन ये 180। जब आप वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 122 निकलेगा इसका। ठीक है, ऐसे ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है निम्न वायुमंडलीय दाब जो होता है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इससे आपका पानी जो होता है जल्दी खौल जाता है। ठीक है, वाष्प से जलने पर खौलते हुए पानी के जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देखिए वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, और जबकि द्रव को गर्म करते समय प्रारंभ में द्रव का तापमान बढ़ता है, और परंतु कुछ देर बाद क्या होता है ताप स्थिर हो जाता है और द्रव उबलने लगता है। इसी प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि उसका अवस्था परिवर्तन करती है, अवस्था में व्यय होता है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, वाष्प में क्वथनांक की ऊष्मा के अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है, इसलिए वाष्प में जलने पर अधिक तकलीफ होती है। ठीक है, जैसे ऊष्मक की कुंडली बनी होती है तो ऑप्शन नंबर सी ये नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, इसमें हीटिंग कॉइल होती है नाइक्रोम की होती है, 80% निकल 20% क्रोमियम धातु को तैयार करते हैं, और दी गई मिश्र धातु से बना नया नंगा तार होता है नाइक्रोम कहलाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है तो हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है इसका, जैसे आपका हीटर वगैरह। और देखिए मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहता है, किस पर निर्भर करता है तो ऑप्शन नंबर डी ये उपरोक्त सभी करता है। देखिए आपके तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर मिट्टी के घड़े पर जल का शीतलन बना रहता है। ठीक है, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे का तापमान कितना रहता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बताया था। ठीक है, तो इसी में आपकी मछलियाँ आती हैं वो जिंदा बनी रहती हैं। ठीक है, ये बताया था। नेक्स्ट है देखिए जो जल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। इसका मतलब है जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जो जल का घनत्व होता है किस डिग्री पर अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है तो देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला 212। देखिए 100 इसका अधिकतम है तो इसीलिए फ़ारेनहाइट का 32 से आपका 212 जाता है। ठीक है, तो ये आपका अधिकतम 212 हो जाएगा, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो वैल्यू वही लगाएंगे आप निकालेंगे। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े को लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है, ऐसा क्यों तो ऑप्शन बी देखिए लकड़ी के तुलना में लोहा अच्छा मतलब ऊष्मा का चालक होता है, इसमें और कुछ है नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान कितना होता है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे होता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो आपका होता है, वैसे यहाँ पे दिया है 36.9 तो ये आप लगा सकते हैं। और जो एक फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संघनन क्या है तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाष्प का द्रव में चेंज होना। ठीक है, वाष्प का जब होता है आपका द्रव में चेंज होता है तो आपका संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए गैस के ठोस में जब बनता है तो निक्षेपण बोलते हैं, और ठोस का जब गैस में होता है तो ऊर्ध्वपातन बोलता है। ठीक है, और ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है तो मेल्टिंग होता है। ठीक है, और द्रव का जब ठोस बनेगा तो ये आपका फ्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं तो ऑप्शन नंबर ये देखिए ऑप्शन नंबर बी माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर क्या होता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान समान हो जाते हैं, आप निकाल लीजिएगा। इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका स्टीम इंजन कैसे चलता है तो ऑप्शन बी ये ऊष्मा से चलता है। ठीक है, भाप के इंजन अधिकांशतः दहन इंजन होते हैं जिसमें रैकाइन चक्र ऊष्मा चक्र प्रयोग में लाया जाता है। ये इंजन एक प्रकार का ऊष्मीय इंजन होता है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। और भाप इंजन का आविष्कार जो था जेम्स वाट ने किया था, तो पहले भाप इंजन चलते थे। वातानुकूल यंत्र से किस प्रकार ठंडक होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूल यंत्र से उच्च दाब वाली गैस को मुक्त करने से पर उसके आयतन में तीव्र प्रसार होता है, जिससे क्या होता है वातावरण का तापमान गिरने लगता है, क्योंकि आयतनीय प्रसार से गैसों के अणु वातावरण की ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकाश वाला टॉपिक है। देखिए इसमें एक कटा हुआ हीरा चमकता है तो ये पूरी तरह से उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें क्या होता है हीरे के वायु में आने वाली किरणों के लिए क्रांतिक कोण जो होता है बहुत कम होता है, लगभग 24 डिग्री। ठीक है, जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रेस करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों में बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं TR। जब किसी तल के आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तो तभी प्रकाश के बाहर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश था केवल कुछ दिशाओं में ही हीरे से बाहर निकलता है। इससे क्या होता है सभी दिशाओं में देखने पर अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। बिजली का मोटर परिवर्तित करता है तो ऑप्शन नंबर बी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो देखिए ऑप्शन नंबर ये कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। इसमें जैसा कुछ हर्फ नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश के ऑप्शन फर्स्ट लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, ठीक है। देखिए इसमें पर्णहरित प्रकाश के बैगनी, नीले और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल के जो लाल रंग होता है उसमें सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट एलईडी होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा क्या। ऑप्शन डी, इसमें पारा होता है मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, गलत है। सीएफएल में होता है ऐसा। बाकी ये इतना सुगम होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसे, डायोड, ठीक है। और ये एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है, इसमें कम विद्युत खपत होती है और प्रकाश उत्सर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें पारा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, तो आपका देखिए ये बैगनी झुकता है, विवग्योर लिखा जाता है ऐसे इस तरीके से, तो सबसे नीचे ये होता है विव, आपका वायलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब दिन में पानी साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है, ये घटना किसका कारण है। ऑप्शन डी, ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो ये रंगीन दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का रंगीन होना, ये सभी आपके व्यतिकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ऑप्शन सी, ये वातावरणीय प्रकाश अपवर्तन के कारण होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टीआरई 3 में आया था, टीआरई 3 में आया था, ठीक है। टीआरई 3 में जूनियर वाले पेपर में आया था, तो ये यहीं से लिया गया, ठीक है। और देखिए वातावरणीय अपवर्तन होता है जब तारों से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण ये अपनी दिशा लगातार बदलती रहती हैं। साथ ही वातावरण की बदलती भौतिक स्थितियां हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश को भी प्रभावित करती हैं। इसी कारण रात में तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक आपके आइंस्टीन थे, ठीक है। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता ऊर्जा तुल्यता के समतुल्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसमें एक तुल्य द्रव्यमान होता है। और इन्होंने E बराबर mc² फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि ये क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है, परावर्तित नहीं करता है, तो इसलिए काला दिखता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TER टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए इसमें पूर्णांतरिक जो प्रकाश होता है आपका दो स्थितियां होती है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल बहुत आते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका कांच के टुकड़े चटके हुए भाग का अधिक चमकना, हीरे का चमकना, जो ऑप्टिकल फाइबर्स के उपयोग जैसे शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण, शरीर में लेजर किरणों को भोजन में और प्रकाश संकेतों को दूर से संचार में, ठीक है। प्रकीर्णन के उदाहरण देख लीजिए, ये सारे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण। सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखना, ये भी प्रकीर्णन है। अपवर्तन का रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना और द्रव में अशांत डूबी हुई सीधी टेढ़ी दिखाई पड़ना, ठीक है। तो ये आपके कुछ उदाहरण है, प्रकीर्णन, आवर्तन और आपके ये पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट कांच, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आवर्धक कांच में ये आपका होता है उत्तल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस आपके जो रियर जो आपका इमेज होती है जिसमें आपके गाड़ी में जो होता है वो पीछे वाला देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, ठीक है। आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है, जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तल लेंस में सीधा बनता है, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस से प्रकाश केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए तब वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ये एक सरल प्रकाशीय यंत्र होता है, प्रकाशिक यंत्र। देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन बड़ी ये कांच या शीशे में होती है, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो ठोस में नहीं चल सकता। और वेग इसका सर्वाधिक निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और पानी में इसकी चाल होती है 2.5 × 10⁸ होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है प्रकाश जो चाल होती है कांच में होती है, और ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबसे कम पूछा गया इसमें। नेक्स्ट है साफ या असमान, ये आपका बी वाला हो जाएगा। प्रकाश का विक्षेपण के कारण नीला दिखता है, आसमान जो होता है साफ दिखता है, ये नीले कलर का दिखता है विक्षेपण, वैसे अपवर्तन भी होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो भिन्न रंगों का मिश्रण होता है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल और धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। और दिन के समय जब सूर्य सीधी आकाश में मनुष्य के सिर से ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश को ही देख पाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला दिखाई देता है। इसका कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखता है।
सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी, ये प्रकीर्णन के कारण किया गया था, प्रकीर्णन में। तो इन्हें देखिए विकिरण के प्रकीर्णन को संबंधित उनके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वे पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्हें मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं, तो ऑप्शन ए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट है, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन डी देखिए, व्यतिकरण, ठीक है। व्यतिकरण के कारण क्या होता है? ये आपका सभी प्रकार की तरंगें एक गुण होता है, और चूंकि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अतः प्रकाश तरंगें भी व्यतिकरण की घटना को दर्शाती हैं। अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। अब जब देखिए मृग मरीचिका का कारण क्या है? ऑप्शन सी, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। वायुमंडल के जो आपके होते हैं, देखिए इसमें इस स्थिति में क्या होता है? आंखों को भ्रम हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की सतह सटी हुई हवा की परत गर्म होने के कारण क्या होता है? विरल होने लगता है। ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है, अतः किसी सुदूर से आने वाला प्रकाश अविलंब से विचलित होता है और अंत में पूर्णतया परावर्तित हो जाता है, जिससे प्रेक्षक को वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। नेक्स्ट है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारों से अंधकार के क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती हैं। ये घटना किस रूप में होती है? ऑप्शन फर्स्ट, विवर्तन के रूप में। देखिए क्या है कि देखिए जब प्रकाश ध्वनि तरंगों से किसी अवरोध से टकराता है तो वह अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया से प्रवेश करती हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना से के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। देखिए प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन सा था? ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए इन्हें 1921 में मिला था। इस सिद्धांत के तहत जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो ऑप्शन देखिए डी वाला, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका ये बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। और इंद्रधनुष देखना याद रखिए, जिधर आपका सूर्य निकलता है उसके विपरीत दिशा बनता है, ये वो पूछा हो जाता है आपका। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? तो ऑप्शन फर्स्ट, लाल प्रकाश में होती है संश्लेषण की दर, ठीक है। और हरे प्रकाश की किरणों में ये कम या नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती या भी कम होगी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम धातु, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है मुख्यतः हरित लवक नाम का पादप कोशिकांग में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और प्रकाश, ये आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? तो ऑप्शन डी, ये रेटिना पे बनता है, ठीक है। अब देखिए मानव जो होता है आंख का शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। आंख एक कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। और मानव का आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, हीरा, सबसे ज्यादा इसमें घनत्व होता है, ठीक है। ये एक बहुमूल्य प्रदर्शित रत्न है, ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है और हीरा ऊष्मीय किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है, रात के समय खुले आकाश को में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपका सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, और जल से भरे पात्र में कांच की छड़ जो होती है टेढ़ी दिखाई देना। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला, अवतल, ठीक है। अवतल में क्या होता है? बड़ा दिखता है, लेंस, अवतल लेंस में बड़ा। अवतल देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, सौर बत्ती के रूप में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञों, ये वाला क्वेश्चन आया था दंत वाला, NTER, ठीक है। नोज और टीथ, ईयर, ये वाला था NTE, ठीक है। तो इसमें आपके दंत रोग में ये आपका अवतल दर्पण होता है, और कान गला रोग विशेषज्ञ और सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है कि एक ये आपका उत्तल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण है। इसका परावर्तक सतह होता है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है? उपयोग मोटर वाहनों में ड्राइवर के पीछे का दृश्य देखने के लिए इसके बगल में लगाया जाता है और दूरबीन के लिए इसका निर्माण कई जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समानांतर,
इससे क्या होता है कि जैसे जिससे सिर के पीछे का हिस्सा जो होता है दिखता रहता है, और समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। इसका उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, और आँख, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं इनके यूज़ में। तो आँख, कान, गले का ये आपका पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब दिखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण यूज कर रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, अतः जब व्यक्ति का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का 1/5 बनता है तो वो उत्तल दर्पण का यूज हो रहा है, ठीक है। बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण का होगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें देखिए इसे टेंडल प्रभाव कहते हैं जब आपका प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और ये प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, आपकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकीर्णन के उदाहरण देखिए, आकाश का रंग का नीला दिखना, ठीक है। सूर्य का उगते और डूबते समय लाल रंग दिखना, ठीक है। और समुद्र के पानी का नीला रंग दिखना, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 क्रमों को देखना है कैसे, तो आपका विबग्योर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए इसमें विबग्योर में 7 रंग होते हैं। पहला होता है बैगनी, फिर होता है जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इसमें देखिए बैगनी रंग जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसकी अधिक होती है तो इससे स्कैटरिंग कम करता है, और आपका तरंग दैर्घ्य जो बैगनी वाला होता है उसमें तरंग दैर्घ्य कम होती है तो ये स्कैटरिंग ज़्यादा करता है, ठीक है। फैलाव जो ज़्यादा होता है, तो इसलिए बैगनी रंग दूर से नहीं दिखता, लाल रंग दिखता है दूर से, ठीक है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला, केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग दीवारों या कोनों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है, और इसका उपकरण में दर्पण जो होता है 45 डिग्री का कोण रखा जाता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखिए, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, रेगिस्तान में मरीचिका। नेक्स्ट है अपवर्तन के उदाहरण देखिए, पानी से भरे गिलास की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठता प्रतीत दिखता है, ठीक है। रात में तारों का टिमटिमाना, और द्रव में जो डूबी छड़ी होती है छड़ वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो ये अपवर्तन के उदाहरण है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है। तो आपने देखा हो ट्यूबलाइट में चोक लगी होती है, ठीक है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का ये यूज होता है। जब हम ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है जो कि ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचा सके, अतः धारा के मान को कम करने के लिए चोक का यूज होता है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोन क्या होते हैं? तो फोटोन एक प्रकाश का एक क्वांटा होता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में वितरित होता है, गति करता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को क्वांटा भी कहते हैं। तो देखिए फोटॉन प्राथमिक कणों की तरह से माने जाते हैं, अतः इन्हें छोटे भागों में तोड़ना संभव नहीं होता है, ठीक है। फोटॉन द्रव्यमान रहित आवेशहीन कण होते हैं, ठीक है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला। ये आपकी जो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, हीरे का चमकना होता है। और ये हीरा एक अपर रूप है किसका? कार्बन का, ठीक है। ये पारदर्शी और सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें मौजूद प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से संयोजी बंध से जुड़े होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है तो हीरे का क्रांतिक कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा का ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा। तो देखिए आपका इसमें 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है, विबग्योर। तो देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ये आपका वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट है एक साधारण टीवी सेट रिमोट जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है IR, इससे IR के सिद्धांत पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है, इंफ्रारेड होता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि आपका इस तरंगों का उपयोग जो होता है चिकित्सा में, प्रिंटिंग में, उद्योग जगत में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, ठीक है, टीवी के अलावा। और नेक्स्ट देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज होता है, पैरासोनिक तरंगे इसे बोलते हैं, और इसका यूज होता है जो देखिए 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होता है। और इसका देखिए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और डॉल्फिन इसे सुन सकते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा में होता है। रेडियो तरंगों जो होती हैं आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, और इनका यूज होता है सर्जरी में, MIR में, ठीक है, MRI और अनिद्रा के इलाज में होता है, ठीक है। किसका? तो रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तरंग नहीं है? प्राथमिक तरंगे कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये पीला, ठीक है, आपका पीला प्राथमिक तरंग नहीं। और प्राथमिक तरंगे देखिए आपका हरा लाल रंग मिलाने से पीला रंग होता है। देखिए लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है। जो आपकी जो कंप्यूटर होता है उसमें आपकी प्राथमिक तरंगे होती है, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू RBG कलर का होता है इसमें, ठीक है, जो आपकी मॉनिटर होता है। और पीला जो होता है मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग देता है, ठीक है। ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर बनता है। देखिए लाल नीला बनाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, हरा नीला बनाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा, हरा लाल बनाएंगे तो पीला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे युग्म दिए गए। नीला का पीला बनाएंगे सफेद होगा, हरा मैजेंटा सफेद बनेगा, लाल, हरा, नीला सफेद बन जाएगा। जब तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सफेद बन जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो देखिए आवृत्ति नहीं बदलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये TRE में आया था, ठीक है, ये 2 बार दे चुके हैं इसमें, ठीक है।
तो इसमें देखिए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी आपका इसमें बदल सकता है। देखिए ये यहाँ पे देखिए वेग बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगी, अपवर्तनांक बदलेगा, ठीक है, तीनों बदल सकते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाता है, ठीक है, तो रेटिना पर देखिए कौन सा बनता है, ये बनता है आपका चित्र जो होता है रेटिना पे आपका छोटा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनता है। कॉर्निया जो होता है आंख के अगले भाग को ढकता है जो पारदर्शी होता है, इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं तथा संवेदी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इसी कारण ये भाग दर्द के लिए संवेदनशील होता है। रजित पटल आगे चलकर परिस्थिति जो आइरिस होता है के रूप में बदल जाता है, ये नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और नेत्र में जाने वाले प्रकाश को इसी माध्यम से नेत्र में जाता है और इसी को आप कम ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कौन सा वर्ण सबसे अधिक ज़्यादा झुकता है, तो ऑप्शन डी ये बैगनी अभी बता चुके हैं, ठीक है। 7 रंगों में दिखता है, वेवियोर होता है, ठीक है, और आप सबसे कम आपका बैगनी झुकता है और सबसे ज़्यादा जो झुकता है आपका बैगनी और सबसे कम आपका लाल वाला, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब प्रिज्म जो होता है इसमें गुजरेगा, तो ऑप्शन सी ये बैगनी सबसे ज़्यादा आपका विचलित होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है तो ये आपका अवतल लेंस होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में ये इसमें नजदीक की वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते, ठीक है। और आपका दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस होता है, उसमें क्या होता है दूर की देख सकते हैं लेकिन पास की नहीं देख सकते, ठीक है। सौर बत्ती प्रयुक्त होती है, ऑप्शन में भी अवतल दर्पण किया। देखिए सौर बत्ती में क्या होता है, इसमें आपतित जो सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समानांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण को परावर्तित होकर इसके फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं। इससे क्या होता है ताप तेजी से लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री तक बढ़ता है। नेक्स्ट है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को आप क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में देखिए ई वाला, इसे मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। और एक प्लस मायोपिया होता है, ठीक है, एक मायोपिया होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि नजदीक की वस्तुओं को देख लेते हैं परंतु दूर की नहीं देख पाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। दूरदृष्टि के लिए हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पास की तो दूर की दिखती हैं लेकिन पास की नहीं दिखती हैं, तो इसमें क्या होता है उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट किस वर्ष सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी 1930। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है 1930 को, ठीक है। और इनके किस वजह से मिला था, तो इनके जो आपका देखिए इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया था, उसकी वजह से इन्हें रमन इफेक्ट उन्हें बोला गया इनके नाम से। और इन्हें देखिए 1954 में भारत रत्न भी मिला था अपने भारत से, ठीक है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी डायप्टर के द्वारा, ठीक है। तो डायप्टर इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। ये जो फोकस दूरी है 1 मीटर ली जाती है इसमें, ठीक है। और डायप्टर जो होता है अगर उत्तल लेंस है तो उसका डायप्टर धनात्मक होगा, अगर अवतल लेंस है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और लीमन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो ये लगभग आपका देखिए 8 मिनट, इसमें पूरा 8 दिया गया लेकिन इसमें ऊपर में से ई होगा, ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं, 8 मिनट और 18 सेकंड, ठीक है। देखिए इसमें आपका जो सूर्य ना पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो प्रकाश होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये आपका आने में 8 मिनट और 18 सेकंड का टाइम लगता है। जब लाल और नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक साथ पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सफेद हो जाता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है इसमें इतना ही है, ठीक है। निर्वात जो होता है प्रकाश का वेग जो होता है बी इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे चमकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से संलयित होकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को निरंतरता के परिणाम स्वरूप तारों में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये प्रकाश के रूप में वर्णित होते हैं, विकर्णित होते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देती है, देखिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रकाश होता है किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो आपतन कोण का मान जो होता है क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाकर पुनः पहले माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। रेगिस्तान में व्यक्ति को दूर से पेड़ और साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, तो अतः इसे ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई जल का या तालाब है जिससे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये पीवीसी होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इससे बने होते हैं आपके कॉन्टैक्ट लेंस और ये पारदर्शी लेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक प्रकाश किरण वायु के कांच की सिल्ली में प्रवेश करता है तो ऑप्शन फर्स्ट उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, ठीक है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग आयाम तरंगदैर्घ्य बदलता है लेकिन आवृत्ति अपवर्तित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें देखिए इसके फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, किसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में, और ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। एक आवर्धक शीशे की तरह कार्य करता है और सूक्ष्मदर्शी जिसमें आवर्धक 2 भागों में
होता है उसे दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़ विक्षेपण के कारण। ठीक है, इंद्रधनुष होता है आपका परावर्तन, पूर्णावर्ती परावर्तन, अपवर्तन द्वारा बड़ विचरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, और ये आपको बता चुके हैं पहले से। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। और द्वितीय जो इंद्रधनुष होता है पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, प्राथमिक द्वितीय का। नेक्स्ट है अगला आपका, तरण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट, अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, जैसे हवा से पानी में जा रहा है, तो ये दोनों माध्यम के पृष्ठ खींचे गए अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तब जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती हैं। प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण देखिए, तरण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना, और तारे का टिमटिमाना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, समतल दर्पण का नभ्यांतर होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो दूरस्थ बिंदु होता है वो अनंत होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, हम समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 मीटर होगी। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपका जो वस्तु की दर्पण की दूरी है 2 मीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब के बीच कुल दूरी दर्पण के प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी की कुल दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे भी आपकी कितनी होगी? प्रतिबिंब और वस्तु के दूरी के बीच की दूरी की क्या होगी? 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 2 मीटर उसका, 2 मीटर इसका। प्रकाश की गति शून्याकांश में कितनी होती है? तो ऑप्शन ऑफ बी वाला जाएगा 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये आपका देखिए शून्याकाश यानी कि निर्वात में पूछा गया है, तो 3 × 10⁸ होगी। सही कथा है इसमें। देखिए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से कम होता है, ये गलत है, आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है हरे रंग के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। देखिए, ठीक है, इसमें देखिए आपका तरंग दैर्घ्य दिए गए बैगनी, सॉरी इसमें आरोही क्रम दिया गया। ठीक है, बैगनी में सबसे कम होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, फिर सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो आपका ऑप्शन में भी 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होता है। तरंगों के मुख्य 2 भाग होते हैं, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिसके किसी पारदर्शिक माध्यम ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं, जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, देखिए जिन तरंगों में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे निर्वात में संचरित होती हैं, तो ये अयांत्रिक तरंगे कहती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, यक्स तरंगे, इस तरीके की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गामा तरंगे हेनरी बैक्यूरेल ने खोज की थी इसकी। एक्स किरणों की रॉन्टजन ने, और परावैज्ञानिक की रिटर्न है, और दृश्य विकिरण का न्यूटन ने, अवरक्त किरण ने जो हर्षल लगी थी। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य की माप पूछी थी, क्रम लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन फर्स्ट, प्रिज्म से इसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया था आपके 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस का बना होता है? तो आप देखिए ये दोनों होते हैं, अवतल उत्तल दोनों होते हैं। सॉरी इसमें लिखा हुआ है उत्तल लेंस से बने होते हैं। देखिए पढ़ने के काम में ग्लासेज होता है उत्तल लेंस का होता है, और इसमें क्या होता है? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। उत्तल लेंस से बना जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार से बड़ा होता है। उत्तल लेंस की दूर दृष्टि, अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और पढ़ने के लिए क्या होता है कि आपका उत्तल लेंस इसलिए यूज होता है कि ये आपकी पास की वस्तुओं के लिए देखने होता है। आपका दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा यूज होता है? तो ऑप्शन सी उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ये कहीं नहीं यहाँ नहीं देख सकते। तो ऑप्शन देखिए दोपहर के 12 बजे ठीक सिर के ऊपर होता है, और इसके कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, तो फलस्वरूप इंद्रधनुष नहीं दिखाएगा। ठीक है, और हमेशा इंद्रधनुष जो होता है सूर्य की विपरीत दिशा बनता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए तो आपका ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी, ये होती है आपकी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसी को क्या बोलते हैं? आपका तरंगों की भांति इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है। ये सीधी रेखा में चलते हैं, और दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में के रूप में चलते हैं, और इसे क्राम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश कण की प्रकृति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकाश तरंग कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक से लेंस की शक्ति 2 डायरेक्टर है तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, इसमें आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे 100 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 50/100/50 था ना, ये f की वैल्यू 50 दी गई, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता यहाँ पे प्लस की 2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखिए मैंने देखा नहीं, d = होता है 1/f। ठीक है, और ये d की वैल्यू दी गई तो ठीक है, f की वैल्यू दी होती है 50, तो अब तब भी वहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे 2 दिया गया, तो यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोकस दूरी, तो 1/d हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो 1 होता है ये 100 मीटर के हिसाब से होता है, तो ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो मीटर में ये 2 करेंगे तो ये डिवाइड होगा 50 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
समुद्र नीला नीला जो होता है प्रतीत होता है, क्यों? तो ऐसा ऑप्शन नंबर देखिए 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रक्रिया के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर 74 का देखिए ऑप्शन बी। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी, ये ट्यूब में धातु जो होता है ठोस धातु होती है, प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारें प्रदीप्तशील पदार्थ का लेप चढ़ जाता है। ट्यूब में विद्युत उत्सर्जन के कारण उत्पन्न परावैंगनिक किरणें जब ट्यूब की दीवारों पर पुते प्रदीप्तशील पदार्थ पर पड़ती हैं तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अतः ट्यूब में ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा कम होने के कारण क्या होता है, 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला, प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। ठीक है, शीशे का यूज, और जो क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई पारदर्शी शीशा होता है जैसे कांच लाया जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है, तो अपने मार्ग में विक्षेपित होकर संचरित होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। नेक्स्ट है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए किलोहर्ट्ज एक इकाई होती है जो मापती है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की आवृत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो नहीं पूछा गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी H2CO3। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड सामान्यतः श्वसन एसिड्स के रूप में वर्णित किए जाते हैं क्योंकि ये गैसीय अवस्था में मानव फेफड़ों द्वारा निकाला जाने वाला एक मात्र एसिड है। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण बनाने वाला एक कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक एसिड को हवा का एसिड और एरियल एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सॉल्यूशन या हाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। जबकि देखिए NaOH, HCl और KOH प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, देखिए फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं एक अर्धचालक उपकरण होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विभवांतर जो होता है वोल्ट से नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलेस बहुत पूछे जाते हैं और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट फ्यूज। ठीक है, अब देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली धातु जो होती है इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है और चालकता उच्च होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, गलनांक निम्न होता है और आपकी जो चालकता होती है उच्च होती है। निम्न होगा इसीलिए फ्यूज जल्दी से कट जाता है। LED के संदर्भ में कौन सा गलत है? इसमें देखिए LED जो होता है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी देखिए प्रकोष्ठ इसमें क्या होता है कम खपत होती है और इसमें क्या होता है बल्बों से अधिक अवधि तक चलते हैं और ट्रैफिक सिग्नलों में लाइट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, ठीक है, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर और लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक लेजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अर्धचालक लेजर होता है आकार और उपस्थिति में बहुत छोटा होता है और ये ट्रांजिस्टर के समान होता है। इसमें LED जैसा ऑपरेशन होता है लेकिन आउटपुट में बीम से लेजर लाइट की विशेषता होती है। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल से एक जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है और कुछ ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड का यूज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? इसमें कौन सा नहीं? ऑप्शन बी ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट क्या होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। किसी भी प्रतिरोध या युक्त चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होने की जो घटना होती है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत इस्त्री। नेक्स्ट, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी ये होता है BOC। देखिए गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट, डायनेमो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका देखिए जो विद्युत जनित होता है अत्यधिक उपयोग होता है और विद्युत जनित के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत जनित का जो सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है, विद्युत जनित जो होता है जो सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है और टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ये चांदी आपका सबसे ज्यादा सुचालक है और वे पदार्थ जो विद्युत सुचालक कहलाते हैं
ठीक है। जिन पदार्थों में होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो वो आपके कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। और जिसमें प्रवाहित होती है आपके सुचालक कहलाते हैं। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 6 जूल होगा, ठीक है। W बराबर QV होगा, ठीक है। QV इसमें रखेंगे आपकी वैल्यू, तो 6 × 1 6 जूल आ जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है तो किसके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसकी लंबाई के, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण अनुपातिक होता है। यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे यूज करते हैं, 30 दिन में कितने यूनिट की बिजली खपत होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है खपत बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ठीक है। यहाँ पे 60 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 1000 डिवाइड करेंगे तो आपका 9 यूनिट बिजली खपत होगी। तो जैसे आपका जो मीटर लगे होते हैं वहाँ पे यूनिट में नापा जाता है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी शक्ति क्षय को न्यूनतम करके, ठीक है। और इसकी देखिए शक्ति का जो आपका ये होता है इसमें P बराबर होता है, देखिए जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइव जो वायर होती है डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए 2 तार होते हैं इसमें, रेड और आपका ये एक अर्थिंग वाला होता है और एक आपका ग्रीन वाला होता है, ठीक है। इसका प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित या आरंभ करने के लिए किया जाता है। तो लाइव वायर को जुड़ा होता है, इसे बंद करने पर क्या होता है? लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें दिया गया एमीटर 2 एम्पियर है, ठीक है। और प्रतिरोध R का मान बताना है इसमें। देखिए इसका फॉर्मूला था V बराबर IR होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पे दी है 2, R की वैल्यू दी गई, तो R देखिए यहाँ पे आपका समानांतर क्रम है तो इन्हें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समानांतर क्रम में जब इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। R = 1 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी AC और DC दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए AC अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए होता है। ये अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति है, ठीक है। इसकी सहायता से धारा का मापन करने के लिए इसका परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर करती है किस पर? देखिए आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। देखिए इसकी लंबाई पर निर्भर करती है फ्यूज तार की जो धारा होती है। देखिए इसमें जो आपका देखिए फ्यूज तार की धारा क्षमता तार के परिधि, तार के पदार्थ और इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है बढ़ जाती है, जबकि अर्धचालक जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घट जाती है। तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट है देखिए इसमें विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है म्यू होता है, ठीक है। ताप बढ़ाने से विद्युत चालक की प्रतिरोध जो चालकता होती घटती है क्योंकि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ताप बढ़ने पर औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे इनकी धनायनों की संख्या बढ़ती है। फलतः चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घटती है। नेक्स्ट है ओम मीटर मात्रक है किसका? ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधकता का, ठीक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणु के निरंतर टकराते रहते हैं और जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे ही प्रतिरोध का कहा जाता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये दोगुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो R होता है प्रोपोर्शनल टू होता है L के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। नेक्स्ट दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम होता है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम होगा तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए 25 का डी वाला, इसमें तो 4.7 देखिए इसमें एक्सप्रेशन दिया गया। यहाँ पे देखिए 2 प्रतिरोध है, इसमें आपको ऐड करना है। यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आपका R दिया गया, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो आपका 4.7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ऑप्शन नंबर बी घटता है, ठीक है। अर्धचालक जो होता है पदार्थ को उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। और जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड ये आपके अर्धचालक हैं। अर्धचालक को गर्म करने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या? ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, इसका प्रतीक आपका F होता है और देखिए F = होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिएगा और फैराडे स्थिरांक का मान दिया गया। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्यूज, ठीक है। अब देखिए फ्यूज होता है और शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड परिस्थिति में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और फ्यूज स्वयं पिघल कर टूट जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। फ्यूज निम्न गलनांक और ये आपका इसकी धातु का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न गलनांक होता है तो इससे जल्दी वो टूट जाता है। यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन एक दिन जलाए जाते हैं, 1 घंटे जलाए जाते हैं और प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत दिखानी है तो देखिए आपका 100 वाट है एक दिन का, तो इसमें निकालेंगे 1000 वाट आपका यूज होगा 1 किलो वाट का, ठीक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल एक दिशा में प्रवाहित होने पर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ठीक है। भारत में सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। और जो आपके विदेशों में होती है वो 60 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक विद्युत
उच्च विद्युत को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज का यूज होता है। और देखिए फ्यूज का जो होता है अत्यधिक उच्च विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने से परिपथ का तार पहले ही पिघल जाता है और विद्युत का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गलनांक जो होता है परिपथ में, ये गलनांक निम्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसमें स्टार लगा होगा, देखिए यहाँ पे अशुद्ध जल होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते। ये उदासीन प्रकृति का होता है, अतः अशुद्ध जल होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता। और शुद्ध जल, शीतल जल, गर्म जल आयनों की उपस्थिति होने के कारण क्या विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एसी और डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टकारी। तो दृष्टकारी जो होता है आपका डीसी होता है। एसी और डीसी जो होते हैं रूपांतरित करते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, क्योंकि ये एक दिशीय युक्ति होती है। एसी डीसी को बदलने के लिए दृष्टकारी का यूज होता है, ठीक है। आपके जो मोबाइल चार्ज होते हैं वो एसी का कार्य करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं, रेक्टिफायर उसमें यूज होता है, ठीक है। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। नाइक्रोम जो होता है धातु, निकल, लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, और ये उच्च ताप पर जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, काला, ठीक है। और देखिए इसमें विद्युतमय या जीवित जो लाइव होता है, उदासीन तथा भू जो आपका अर्थ वाला होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है 3 तार, ठीक है। एक होता है विद्युत जो लाइव होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ वाला, ठीक है। विद्युत और जीवित तार को सामान्य लाल रंग से, उदासीन को काले रंग से और भूमि वाले तार को हरे रंग से यूज करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मीटर को 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है और 4.4 किलो वाट खर्च होता है। मीटर में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए 20 एम्पियर की हो जाएगी, ठीक है। पी बराबर क्या हो गया यहाँ पर देखिए, आई बराबर पी अपॉन वी, पी बराबर वी आई होता है, ठीक है। इससे निकालेंगे तो आपका आई की वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर, ठीक है। विद्युत मोटर में ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले किस तार जो तार होता है किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, टंगस्टन एक जो इसका प्रयोग होता है, जो उपयोग होता है काटने के औजार, शल्य चिकित्सा में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। इसका प्रयोग होता है मुख्य जो होता है विद्युत केंद्र को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए होता है, जिससे क्या होता है उच्च धारा प्रवाहित होने पर ये गल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए आपका जो इसमें जो फ्यूज होता है टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है, ठीक है। निम्न द्रव्यमानक होता है, उच्च प्रतिरोध वाला ये तार होता है। तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट पे आधारित होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालकता का लक्षण जो होता है, अब देखिए इसका चालक जो होता है पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है। इसकी खोज 1911 में अतिचालक की कैमरन लिंग ने की थी। और चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप कम करने पर घट जाता है तथा निम्न ताप पर आकर रुक जाता है। अतिचालक की अवस्था में धातुओं विद्युत धारा बगैर किसी बाह्य विद्युत स्रोत के बहती रहती है और धातुओं की अतिचालकता चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नष्ट हो जाती है। अतिचालक धातुओं में बहने वाली काफी अधिक होती है, ये धारा स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अतिचालकता को नष्ट करती है। देखते हैं पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपका पंखा तेज घूमेगा। विद्युत संचरण जो होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ऊष्मा की हानि कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपका देखते हैं अगला चुंबकत्व है। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? ऑप्शन डी, ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आयनिक यौगिक में यूनिट शेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो देखिए 31 का ये बी वाला हो जाएगा AB3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला दिया गया किस तरीके से निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, CrO2, ठीक है। CrO2 है, ये इसे क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं और यौगिक धातु फेरोमैग्नेट होता है। नेक्स्ट है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन डी, प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकीय कंपास की चीज होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है, ठीक है। देखिए चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसके तापमान पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिचुंबकीय सामग्री पर, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण कैसे हैं? बिस्मत हो गया, एंटीमनी हो गया, चांदी, तांबा, जिंक, सोना और अल्कोहल, ये सभी आपके प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट है, एक्सरे वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए दिया नहीं है, ये होता है आपका देखिए एक्स की किरणों की खोज आपकी रोंजे ने की थी, ठीक है। और अक्षर एक्स द्वारा दर्शाया गया, बीजगणित के अज्ञात मात्रा का एक्स के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बाल चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर स्थित होती है, इसके चारों उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये होगी 2, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, जब गर्म किए जाते हैं या इन्हें पीटा जाता है, ठीक है।
इन्हें जैसे गर्म किया जाएगा या पुनः ठंडा करने पर वे अपनी चुंबकीय शक्ति वापस नहीं पा पाते, ठीक है। सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी। टुकड़ों में से कोई नहीं। देखिए, सोलेनाइड लोहे की एक बेलनाकार रॉड होती है जिसमें ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का तार लिपटा रहता है। सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष के परिता मध्य में सर्वाधिक और किनारों पर सर्वाधिक की आधी होती है। सोलेनाइड के बाहर क्रमशः घटती है, ठीक है। इसमें कोई भी सही नहीं। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस संकेतक किस तरफ संकेत करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर की ओर करती है। उत्तर और दक्षिण की ओर ये आपकी लटकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक और परमाणु भौतिक देखते हैं। ऑप्शन ये देखिए, निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये हीलियम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एच हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या आर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, E²/2r, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका फॉर्मूला दिया है, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 पी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी, ये जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। इनके अनुसार क्या था? थॉमसन ने पहली बार ये प्रस्ताव दिया था कि एक परमाणु एक धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश कण से बना है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की धनात्मक आवेश क्लाउड द्वारा संलग्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? देखिए आपका ये न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की देखिए इसमें ये खोद दी आपकी चैडविक ने की थी 1932 में। नेक्स्ट है, भारी पानी जो हैवी वाटर होता है, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, DTO बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड होता है के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? अब इसको इसमें माइनस करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ये भी आएगा 148, ठीक है। 242 में से 94 घटाएंगे ना। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट्स में यूज होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स ये क्या होता है? ये इंजन जो होते हैं निम्न तापी रॉकेट इंजन का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहलाते हैं। इस तरह के जो रॉकेट इंजन होते हैं अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचालन व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है, ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम होता है, ठीक है। देखिए यूरेनियम का ये आपका दिया गया परमाणु क्रमांक 35 और यूरेनियम 238, ये दो होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टरों में से किस प्रक्रम का द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट, नाभिकीय विखंडन। सॉरी, मैंने यहाँ पे परमाणु क्रमांक बोला, ये परमाणु द्रव्यमान होते हैं इसके, ठीक है। 235 से 38 ये विखंडन के फलस्वरूप ये बनता है। नेक्स्ट है, आपका इसमें था नाभिकीय विखंडन, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन किसमें होता है? तो आपके जैसे सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम का, ठीक है। इसका 92 होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। 92 92 होता है इसका, ठीक है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई 18 और 20, तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 38। तो इनको ऐड कर लीजिए, 38 आ जाएगा, ठीक है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, 1912 में। नेक्स्ट है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये आपका टीआरई में था, ठीक है। न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आया था टीआरई में। और देखिए ये 2017 का 18 का था और उसी का क्वेश्चन डाल दिया। गॉड पार्टिकल्स क्या है? तो ऑप्शन बी, हिग्स बोसन। ये आपका 1964 में परिकलित किया था और मार्च 2013 में इसकी जो सत्यापित गॉड पार्टिकल या ईश्वरी कण को हिग्स बोसन कहा गया है। और इसके खोजकर्ता थे पीटर हिग्स ऑफ फ्राक्टा एंगलर्ट, ठीक है। 2013 में नोबेल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें जो थी, ऑप्शन फर्स्ट, आवेशित कण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, बीटा कण में आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। गामा विद्युत चुंबकीय कण होते हैं, ठीक है। और ये आपका देखिए जो बीटा कण होता है ऋणावेशित होता है और गामा किरणें धनावेशित होती हैं, ठीक है। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी, ये 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूक्लियस बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारी पानी वह होता है जिसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है, ठीक है। इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम से की जाती है। उसी से आपका परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं चलाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गामा किरणें, जो गामा किरणें होती हैं आपकी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। ये इसकी वेदन क्षमता होती है अल्फा और बीटा के मुकाबले अधिक होती है और ये किरणें गैस को आयनीकृत कर देती हैं। 1996 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूलेट ने गामा खोज की इसकी किरण की खोज की थी और ये उदासीन होती है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन जो होता है, ऑप्शन बी, पिंड का ऊर्जा होता है, पिंड का ऊर्जा में, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा होती है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, ये अणु का नहीं किया जा सकता, ठीक है।
अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। और इसके पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं और इसका अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। देखिए खगोलीय और गुरुत्वाकर्षण, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट ये होगा 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है v = √2 gm/r, ठीक है, √2 gm/r। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक पंखे, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराए जाते हैं तो क्या होगा इसमें? तो ये ऑप्शन डी, तीनों एक साथ जमीन पर आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, निर्वात में वायु का जो घर्षण होता है वो शून्य होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी शून्य होता है, तो ये क्या होगा, एक साथ तीनों उस पे आएंगे। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श का आप भार द्वारा जो लग रहा बल होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते हुए ये क्या होगा, समय शून्य होगा, ठीक है, त्वरण जो होगा आपका शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह के पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भार आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जी होता है तो ये आपका ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है और 10 भी देते हैं कभी कभार, ठीक। इसमें देखिए आपका ध्रुवों की तरफ जाने पर इसका मान जो होता है क्या होता है, वृद्धि होती है और भूमध्य रेखा पर आने पर ये न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट है, मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है? तो ऑप्शन बी 19.6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए h = ut + ½ GT² फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 19.6 मीटर। एक ऊंचे मीनार के मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट, गति बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन फर्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, 1907 से 1915 के बीच में किया था। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर जगह फर्स्ट, देखिए इसमें एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और बाकी ये आपको लिखे हुए, देखिए तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, चुंबकीय प्रभाव वेबर में, चुंबकीय क्षेत्र गॉस में, ज्योति फ्लक्स की तीव्रता न्यूमन में और विद्युत प्रतिरोध होता है ओम में नापते हैं, ठीक है। यदि धरती की घूमने की गति जो होती है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो होता है वो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, तो वो भी आपके पूर्व से पश्चिम उल्टी दिशा में घूमते हुए दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी, सूर्य। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान, अनुमानित तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देखिए इसका जो तापमान होता है केंद्र पर 15 मिलियन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उपग्रह जो होता है सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विविध वाला देखते हैं इसमें, मिसलेनियस, बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय विकिरण के लिए। नेक्स्ट है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये आपका भविष्य का ईंधन है। सूर्य ग्रहण लगता है जब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर होती है, ठीक है। बर्फ का एक टुकड़ा जो होता है पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी वाला, जल का स्तर वही नहीं बदलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था। पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था तो आपके नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, 1969 में इन्होंने गए थे, ठीक है, नासा के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पे, ठीक है। और ये आपके एक नौसेना से थे, पहले ये नौसेना के थे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम, ठीक है। ये DRDO द्वारा विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्विड कार्लसन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। देखिए यहाँ पे चांदी का दिया 961, सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर सोने का 1064, सॉरी इसका कम सबसे ज़्यादा आपका सिलिकॉन का 1414, फिर इसमें सबसे कम आपका दिख रहा है चांदी का, ठीक है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी, पायरेक्स कांच, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ये होता है आपका स्टील, ठीक है, सबसे प्रत्यास्थ है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी। रिक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किस मापने पर किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट, भूकंप की तीव्रता, ये आपका आता है टियरिंग 3 में, ये भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है। और देखिए रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, अमीटर से विद्युत धारा का प्रभाव, पैदोमीटर से समुद्र की गहराई। गाड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं तो किसके होते हैं? ऑप्शन में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, SiO2।
ठीक है। SiO2 थे। एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। ठीक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन की। ये आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री का। तो हो सकेगा तो मैं आपको एग्जाम से पहले ये कंप्लीट करा दूंगा, केमिस्ट्री एंड बायो वाला। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।